हम्म, हमारा डिविडेंड चैप्टर चल रहा था लास्ट क्लास में। ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चंस करा चुका था आपको, ठीक है। लास्ट क्लास में हम डिविडेंड के ऊपर बात कर रहे थे। ऑलमोस्ट इसके जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, एक मिनट, एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट आज कुछ कुछ बुक के चैप्टर के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस नॉर्मल बुक के, ठीक है। बुक भी करा रहा हूँ मैं आपको इंस्टीट्यूट की। ये क्लास दोनों के रिलेटेड है, ओल्ड और न्यू, ठीक है। मैं जितना भी करा रहा हूँ आप अगर उस तरीके से करके जाओगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आप 60+60 अराउंड 50 to 60 अच्छे मार्क्स होते हैं ये। अगर आप इसकी रेंज में आते हो ना लो में, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सिस्टमेटिक फॉलो करना है। आपका सिलेबस मैं सितंबर 15 के अप्रॉक्स ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा विद क्वेश्चन आंसर विद MCQ, सारे कुछ बना रखा है मैंने आपके लिए। आओ हम बुक पर डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लास पहले देख लो, फिर इस क्लास का फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर देख रहे हो तो भाई फ़ायदा ही होगा। CMA फाइनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं बताता रहूँगा आपको। डिविडेंड इस चैप्टर पर पढ़ रहे थे, मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें, डिविडेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली ऑलरेडी आपसे। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे सेक्शंस मैंने आपको डिस्कशन कर लिए, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये 5 नंबर वाला 5 डेज़ के अंदर। ये डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ये बताया था 5 डेज़ के अंदर एक दूसरे अकाउंट पर रखना पड़ता है, इसके ऊपर डिस्कशन किया था हमने, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड बताया था क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कशन करा था। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, क्या पनिशमेंट है, एक बार मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ उस तरीके से। अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड ट्रीटमेंट और ट्रांसफ़र एजुकेशन क्या करेंगे उसका, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप देख लो एक बार, फिर चालू करते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रोसीजर होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो जब हम लास्ट क्लास में थे, लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि मैंने आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस कराए सारे, ठीक है। आज मैं क्या करूँगा, जैसे आपका जैसे टॉपिक वाइज है, अब मैं आपको टॉपिक खाली बुक को क्या करना है एक बार रीड करना था आपको याद रहे कि आपने पढ़ा क्या है, होता क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। मैंने आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी क्वेश्चन करवाया था, वो आप चलो डिस्कशन कर लेंगे बाद में। 1 नंबर का क्वेश्चन का डिविडेंड कौन बांटता है, शेयर होल्डर डिविडेंड बांटते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं ना AGM, देन डिविडेंड बांटा जाता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्या प्रोसीजर होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। प्रोसीजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड इज सेम, डिविडेंड वंस आर डिक्लेयर इन AGM। तो ये MCQ आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होता है, किस मीटिंग में डिक्लेयर होता है। कई सारी मीटिंग होती हैं, आपने मीटिंग बोर्ड ऑफ मीटिंग पढ़ी है, बहुत सारी मीटिंग होती हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है। वो आपसे क्वेश्चन ये दे सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन बना दे 1 नंबर में, ठीक है। तो आपको डीपली थोड़ी तैयारी करके चलनी है, अपने माइंड को मेकअप करना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी दे देगा। कैन नॉट बी रिवोक, डिविडेंड आर पेबल इन कैश, डिविडेंड डे। देखो आज की डेट में ये कैश वाला तो झंझट है नहीं, ये सीधा जाता है अकाउंट के अंदर। कहाँ जाता है, अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर आता है। अगर आप प्रैक्टिकली किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे और वो डिविडेंड बांट रही होगी तो ये पैसा आपके सीधे अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल करोगे, किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे, जब आप SFM पढ़ोगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM पढ़ोगे मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ सारी बुकों का नाम स्ट्रेटेजिक है फाइनल में, तो आपको स्ट्रेटजी लगानी है पास होने के लिए भी। सेकंड पॉइंट देखो, डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ शेयर और हिज ऑर्डर और हिज बैंकर। मतलब से देखो पेमेंट उन्हीं को मिलेगा जिनके पास शेयर है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी पेमेंट मिल जाएगा। अच्छा, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर, ये पनिशमेंट क्या आती है, 127 सेक्शन इंपोर्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, 18%। ये कहाँ पढ़ाया था, कहाँ बताया था आपको, ये देख लो। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं ना यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश की थी। मैंने इस क्वेश्चन में बताया था आपको, ये देखो इस क्वेश्चन में ये डिस्कशन भी कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट, वेयर द डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर बाय कंपनी बट हैज
been has not been paid or warrant in the respect therefore has not been posted within 30 days। देखो पहली बात तो डिविडेंड का रूल ये होता है कि अगर आपने कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनके अकाउंट में 30 डेज़ के अंदर पहुंच जाना चाहिए ऐसा। अगर इनकेस कंपनी 30 डेज़ के बाद देती है तो कंपनी को और जो इसमें लायबल हैं, जो जिन्होंने ये जानबूझ के किया है, उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो कंपनी को बियर करना पड़ता है क्या 18% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और नॉर्मल इंटरेस्ट का ध्यान रखना कि ये क्या कह रहा है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी डाल सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर वो डीप पेपर बनाए, नॉलेज चेक करेगा आपकी, तो कंपाउंडिंग भी डाल सकता है। तो आपको याद रखना है ये सिंपल इंटरेस्ट है। और जो ये डायरेक्टर करते हैं या नोइंगली जानते हैं वो दे नहीं रहे तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, प्रोविजन बताया था। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था, लास्ट क्लास देख लेना, मैंने अच्छे से डिस्कशन किए हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे हवा हवा में बताती लिखना कैसे, याद कैसे करना है, वो भी थोड़ा तरीका मैंने बताया है। ये क्लास बहुत ही लिमिटेड होगी, मतलब छोटी क्लास बनाऊंगा आधा घंटे की, 30 मिनट की, बस इसमें नॉर्मली डिस्कशन करूँगा 2-4 क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा डिविडेंड की कहानी सुना देता हूँ। देखो यहाँ सुन लो ढंग से। एक ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपसे कि मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, शेयर होल्डर करते हैं नहीं, एजीएम में होता जो भी होता है, ठीक है, शेयर होल्डर नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अब यार डिविडेंड की कहानी सुन लो। डिविडेंड जब बांट देते हैं ना, तो एक मैंने 5 दिन वाला बताया था। 5 दिन वाला ये था कि डिविडेंड अगर कंपनी डिक्लेयर कर दे तो विदिन 5 डेज़ कंपनी को एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है बैंक के पास, बैंक में किसी भी नाम से वो जमा कर सकती है। फिर 30 डेज़ के अंदर ये देना होता है। केस क्या बनाएगा, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि वो 45 डेज़ में उसको दे रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी लगा, सिंपल इंटरेस्ट लगा। 30 डेज़ के अंदर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो किसी की शेयर होल्डर की डिटेल गलत है या बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे डेथ हो गई या कुछ बैंक अकाउंट में दिक्कत है, आईएफएससी कोड में दिक्कत है, वट एवर रीजन, तो उनको जो अनक्लेम्ड है उसका क्या करते हैं, वो अनक्लेम्ड वाले पे भी हम पढ़ेंगे आगे। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एक लास्ट में मैं एक समरी, जैसे ही चैप्टर ख़त्म करूँगा, एक लास्ट में आपको एक समरी दे दिया करूँगा। जैसे मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया 123 सब सेक्शन 3, ये किससे रिलेटेड था, आप सोचो। 123 सब सेक्शन 7 किससे रिलेटेड था, 123(1) पढ़ा, ये किससे रिलेटेड था। ये सब के आगे लिख लोगे ऐसे करके, याद हो जाएंगे। आपको एक लॉस वाला केस पढ़ा था आपने, लॉस के केस में कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, हाँ बांट सकती है। कितना बांट सकती है, जो एवरेज 3 साल का होता है उससे ज़्यादा नहीं बांट सकती। ये लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रखे हैं सारा कुछ, इसीलिए आप यहाँ पे ज़्यादा परेशान मत होना कि कहाँ क्यों हवा में बातें कर रहे भैया। पिछली क्लास देख लेना, ये समझ में आएगी आपको। अब ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है, बाकी ये चीज़ें थोड़ी सी रीड कर लेना ऐसे नॉर्मल में, ठीक है। अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रीटमेंट एंड ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इस पर हाईलाइट कर लेना कि जो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड रह जाता है, मतलब अनक्लेम्ड कैसे रह सकता है, अनपेड कैसे रह सकता है। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसने शेयर खरीदी थे उसने ढंग से उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कंपनी के पास, या डेथ हो गई, आईएफएससी कोड गलत है, तो उसका क्या करते हैं, उस अमाउंट को कंपनी अपने पास रख सकती है क्या। ये कंपनी का पैसा तो है नहीं, वो मालिक का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा है, जिसने शेयर खरीदे उनका पैसा है ना, उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। तो उसके केस में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट एंड ट्रांसफ़र टू द इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये एक फंड है, इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद रहे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट इन मैनी केसेस फ्यू शेयर होल्डर आर नॉट ट्रेसेबल, कुछ शेयर होल्डर तो ट्रेसेबल नहीं होते। डॉक्यूमेंट सेंड टू दैम इज रिटर्न टू द कंपनी बिफोर IEPF, द अनपेड डिविडेंड यूज टू बी द कंपनी with the company for 3 years and after 3 years, देखो, and thereafter was transfer in central government। देखो क्या है, पहली बात लाइन पढ़ लेना, द अनपेड डिविडेंड यूज टू बी विद द कंपनी फॉर कितना 3 years, आफ्टर डेट उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वे फॉर्म शेयर होल्डर कैन क्लेम दिस रूल हैज़ बीन मॉडिफाई विद द स्टेबलाइजमेंट और IEFE, वो क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखो, एज पर सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग अमाउंट विच हैव रिमेन्ड अनक्लेम्ड एंड अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, कितने साल तक वो रह गया, मान लो 7 साल तक रह गया, फ्रॉम द डेट ऑफ दे बिकम ड्यू फॉर द पेमेंट शैल बी क्रेडिट टू IEPF।
अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड रिफंड, मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें हो गई। आप पढ़ना एक बार, रीड करना, सिर्फ जस्ट रीड। आपको ये याद दिलाने के लिए मैंने बताया इसमें कि वो क्या करेगा, तो 3 साल तक वो यूज कर सकती है। अगर वो अनक्लेम्ड रहेगा 7 साल तक, तो ये बता रहा है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ परेशान नहीं होना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठेगा या बहुत परेशानी वाला क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको। डिविडेंड चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल रीड करना है आपको, सिंपल रीड करना है, रीड करना है, ओनली रीड, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है। ऑन द 8 जुलाई 2016 सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो हम पढ़ेंगे आगे, इस अपनी बुक में है सेबी, ठीक है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इंटरेस्टिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एस 43A, क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, ये सब कुछ बताना पड़ता है। ये भी जस्ट रीड है, रीड करना है सिंपल, ताकि नॉलेज पर्पज़ के लिए रीडिंग करनी है। ड्राफ्ट डिविडेंड पॉलिसी स्टेटमेंट और लिस्टेड कंपनी, ये भी रीडिंग पर्पज़ के लिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। पर्पज ऑफ द पॉलिसी, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, आपको इंटरिम डिविडेंड पे बताया था, जैसे कितने टाइप के डिविडेंड होते हैं। देखो साल के बीच में भी बढ़ सकता है डिविडेंड, उसको कह देंगे इंटरिम। और एक होता है लास्ट में बांटते हैं, प्रॉफिट हुआ कंपनी को सारा कुछ बांट रहा है, तो देन फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में बी डिक्लेयर बाय द बोर्ड 1 or more times in the financial year as we deem to fit, उन्हें जितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लिस्टेड कंपनियों को क्वार्टरली रिजल्ट अपने अनाउंस करने पड़ते हैं, सेबी को देने पड़ते हैं, उसको बताना पड़ता है सारा कुछ क्या हुआ है, क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ना कि शेयर होल्डर। स्पेशल डिविडेंड का भी एक नाम दिया गया, द बोर्ड में डिक्लेयर रिकमेंडेड स्पेशल डिविडेंड एज वेन डीम फिट, ठीक है। बेसिस डिविडेंड विल बी डिक्लेयर ऑन पर शेयर बेसिस ओनली परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे बढ़ता है डिविडेंड का रूल क्या होता है। जैसे मैंने प्रैक्टिकली भी लिया था, इसका प्रैक्टिकल जब मैंने अनुभव किया था, तो अभी आप देखोगे किसी को भी सर्च कर लोगे डिविडेंड कौन सी कंपनी बांट रही है और उसका डिविडेंड की डेट क्या है, उससे आप 10 या 15 दिन पहले ख़रीद लेना, फिर आप देखना कि आपको सीधे बैंक अकाउंट में आपका डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट से पहले। एक रिकॉर्ड डेट नाम की चीज़ होती है डिविडेंड के अंदर, वो आप, क्योंकि कंपनी उसी के हिसाब से किस किस के पास शेयर हैं उसी को देगी, उसको हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं, जिसके पास उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे, डिटेल्स होगी। ये चीज़ें अभी थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही हो, जब आप शेयर खरीदने बेचना चालू करोगे, जब SFM पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई इसका लिंक नहीं है और यहाँ से कोई क्वेश्चन उठने वाला नहीं है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ो करंट फाइनेंशियल ईयर में, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एकोमोडेशन विद लॉ, ये सब देना पड़ेगा पहले, तभी आप बांटना। आफ्टर ट्रांसफर का सच अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब में भी अदरवाइज कंसिडर अप्रोप्रिएट, ये सारा सिर्फ रीड करना है आपको ये भी, ठीक है। यहाँ तक तो अभी देखो जो हमने डिक्लेयर किया, रीड किया, आपको रीड करना था। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि मैंने इन क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया था, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपका, 10 से 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा आपका। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मैंने ये पढ़ाया था आपको, ये भी ये क्वेश्चन रह गया था, मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूँ। अच्छे से समझना, पुरानी क्लास देख लेना यार, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो पूरा डिविडेंड मैंने बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। देखो ये वाला कलर ले लेते हैं, ऑरेंज। यार सिंप्लेक्स LTD हैज़ क्रेडिट बैलेंस उसके बाद 10 लाख रुपए इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको पता ही है कि ये रिजर्व होता है, इसके अंदर हमारे पैसे पड़े हुए, मान लो सपोज 10 लाख रुपए हैं। इट डिड नॉट अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंड थस वॉज अनेबल टू डिक्लेयर डिविडेंड। उन्होंने कोई पैसा कमाया नहीं है, वो डिक्लेयर डिविडेंड। वापी द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी सजेस्टेड अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 लाख मे बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो डिविडेंड हम बांटते हैं, जैसे हमारा प्रॉफिट हो गया मान लो 1000 करोड़, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 500 करोड़ बांट देंगे अपने शेयर होल्डर को, 500 करोड़ रख लेंगे अपने नेक्स्ट काम वगैरह के लिए, नया बिजनेस को और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे करके बांटना स्टार्ट किया। अब बांटना स्टार्ट किया तो उन्होंने बांट दिए 500 करोड़,
मान लो किसी का कभी कभी कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं होता, तो इस 500 करोड़ में से ये कुछ वो बनाते हैं रिजर्व, हम बना के रखते थे, आपने पढ़ा होगा प्रोविज़न पढ़े होंगे, प्रोविज़न आपने पढ़े होंगे। तो प्रोविज़न क्या होते हैं, रिजर्व ही तो होते हैं हम, ताकि हम फ्यूचर को सेव कर सकें, हमारा अगर खर्चा हो जाए, जैसे हम सेविंग करते हैं वो क्या है, एक तरीके से हम प्रोविज़न मान के चल रहे हैं हमारा इतना पैसा खर्च होगा, या फिर अजम्पशन लगा रहे हैं, देन वो सारे हम प्रोविजंस बना के रखते हैं। ऐसे ही यह कंपनी कर रही है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से हम डिविडेंड बांट सकते हैं, यस या नो। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस डेफिनेशन के अंदर डिफाइन है, लास्ट में 5 मिनट में ये पूरा चैप्टर याद कराऊंगा, देखना कैसे, देखना भी, ठीक है। पूरा जो एग्जाम में आया क्वेश्चन है जितना तुम्हारा चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर कंपनी इशू शेयर एट द प्रीमियम। देखो ये प्रीमियम कैसे, देखो जब हम शेयर इशू करते हैं, कंपनी क्या करती है, मान लो कोई शेयर की प्राइस थी 100 रुपये, आपने जो कंपनी अकाउंट 12th क्लास में पढ़ा हो, तो वो क्या करती थी, सिक्योरिटी प्रीमियम मान लो 2 रुपये, ये 2 रुपये उसने एट द टाइम ले लिए, एक्चुअल प्राइस क्या है 100 रुपये, और कंपनी की वैल्यू है 2 रुपये, वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे चार्ज कर, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, उसकी अपनी वैल्यू है, तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आपने 2 रुपये एक्स्ट्रा दिया, ऐसे जुड़ गया उनके पास। तो बता रहा है वेयर अ कंपनी इशू शेयर एट द प्रीमियम whether for cash or otherwise sum equal to aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to security premium account। ये वाला जो पैसा जाएगा 2 रुपये कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में, ठीक है। एंड प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड टू रिडक्शंस ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल एक्सेप्ट एंड प्रोवाइडिंग सेक्शन अप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर बी पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किस किस चीज़ के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो ये पूरा डिफाइन है यहाँ पे, किस किस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जब ये देगा ना उड़ा के रख देता है। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, सेक्शन याद नहीं है तो आपको नंबर वो देगा ही नहीं ढंग से, बना के नहीं चलता लॉ में। लॉ में ये भूल जाना कि आप बना के लिखोगे, सेक्शन याद होने चाहिए डिट्टो, ठीक है, नहीं तो आपको भी ऐसे फेल करेगा या उड़ा कर रख देगा। 30, 35, 37, 38, 39, 40 नहीं देगा। लॉ एक ऐसी चीज़ है कि भैया इसमें नंबर आते हैं, मैंने लाया हूँ, मैं 37 से 60 लेके आया हूँ भाई, बहुत ग्रुप दिए थे मेरे को 37 दिए थे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लॉ पढ़ा रहा हूँ स्पेसिफिक। वैसे मुझे थियोरेटिकल सब्जेक्ट पसंद नहीं, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आते हैं, बट मैंने इसमें नंबर उठाए थे, टेक्निक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं एक एज अ टीचर बहुत ज़्यादा तो पता, मतलब बहुत डीपली नॉलेज दूंगा मैं आपको, वो नहीं, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, नंबर आपके आ जाएंगे। डीप पढ़ने के लिए आपको बुक पढ़ो आराम से, नंबर ऐसे ही उठाए जाएंगे टेक्निक से। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आप करके जाओ फ़ायदा होगा। नॉलेज आप लेते रहो, पढ़ो, बुक पढ़ने के लिए मैं मना नहीं करता कभी भी, नॉलेज पूरा पढ़ो हमेशा, पर पेपर में क्या आने वाला वो ज़रूर पता होना चाहिए। अब डिस्कशन करते हैं किस किस के लिए यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाई टू द कंपनी टूवर्ड टू इशू अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड अप और बोनस शेयर। बताऊंगा मैं ये क्या होता है। दूसरा, इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ये क्या चीज़ होती है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ लेता है, तो इसके ऊपर सुन लो। जो कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जितने भी खर्चे होते हैं, स्टार्ट करने के सेटअप में जितने भी खर्चे होते हैं, स्टार्टिंग में जितने भी खर्चे होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके प्री से ही पता चल रहा है, प्री मतलब कंपनी को जब स्टार्ट करते हैं ना, देन जब हमारे खर्चे होते हैं उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, और मे भी आपने इंटरव्यू वगैरह दिए हो तो आपको पूछा भी जाएगा, पूछा भी गया होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यूज ऑफ शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। जब हम राइटिंग ऑफ कर सकते हैं जो खर्चा होते हैं ना हमारे, जब हम कमीशन पेड करते हैं, किसी को डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड करते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं उनके खर्चे हो गए, डिवेंचर इशू करते हैं उनके खर्चे हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब कम घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसमें से पेमेंट कर सकते हैं। ये वाला देखो, ठीक है। इन प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी। जब हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल, हम रिडम्पशन के टाइम पे उनका पैसा दे रहे हैं, रिडीम करके पैसा दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर अदर सिक्योरिटी अंडर 68
एज सच डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर। ये कह रहा है फॉर ओन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, खुद के शेयर खरीदने और अदर सिक्योरिटी खरीदनी अंडर सेक्शन 68 एज सच डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर। ठीक है, उसके लिए नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो इसने ये बता दिया, ये केस में ई वाले पॉइंट में लिख के दिया इसने कि भैया आप इस सेक्शन के अंदर आप डिविडेंड एज सच फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 68 एज सच डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे, करना कैसे। ये आपको ख़राब सा लग रहा होगा बट इस पर अभी हैंड राइटिंग पर मत जाना, क्योंकि ये इसमें अभी ऑफलाइन में मुझे एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप वीडियो भी देखोगे तो मैंने ज़्यादा डाली नहीं हुई है, चालू कर चुका हूँ, टीचिंग मेरी हॉबी है। अब देखो भाई, ठीक है, जॉब के साथ जितना भी टाइम मिलता है मैं आपका पूरा कराऊंगा भाई, ठीक है। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी टीचर के पास इधर उधर वो नहीं करना, ड्रामे नहीं करने, कुछ नहीं करना, आराम से सिस्टम से पढ़ना है। अब देखो 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक एक करके आपसे। क्या क्या था पहला क्वेश्चन, ये देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूँ। जिसको अगर लग रहा है कि उसने पुरानी क्लास ढंग से देखी है और वो जाना चाहता है वो जा सकता है यहाँ से, बट मैं तो कहूँगा कि 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, आपका ही फ़ायदा है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था कि वो डिविडेंड बांटना चाहता है, 20% बांट सकता है। अगर किसी डिविडेंड बांटते समय उसने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से। क्वेश्चन कह रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड पर्पस टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कंपनी हैज़ डिफॉल्ट इन, ये वाली लाइन याद रखना, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट और एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते ग्रुप। अब ये कौन सा सेक्शन मना करता है, क्या है, आपको सबसे पहले सेक्शन याद रहना चाहिए। 123 से स्टार्ट होते हैं ये सारे, ठीक है। तो उसमें सब सेक्शन आपको याद रखना है। ये इस सब सेक्शन याद हो गया तो आपका सोच लो 90% आपका आंसर सही जाएगा। जो डिपॉजिट और इससे रिलेटेड है, डिक्लेरेशन से मना करता है, वो 73 है और 74 है लास्ट क्लास में। अब थोड़ा सा इसको रीड कर लो ऐसी। प्रोविजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123, अगर आप ये भी नहीं डालोगे ना, ये लाइन, इतनी लाइन नहीं डालोगे चलेगा, यहाँ से लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सब सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट्स प्रोवाइड, यहाँ पे लिख रखा है स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट द कंपनी विच फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 का सेक्शन का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड 74 रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। ये पिछला चैप्टर है, मैंने पढ़ाया हुआ ढंग से, तो देख लेना। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी। अब अच्छा लिखना क्या आंसर में, आगे क्या लिखना, यही जो लाइन लिखी है क्वेश्चन में 4 नंबर का आया था, यही लाइन लिखी है, यही चिपका दो, बस वो बांट नहीं सकती, ये लाइन आ जाएगी, समझ गए। पहला क्वेश्चन ऐसे। दूसरा वाला सेक्शन याद होना चाहिए गुरु, 123 सब सेक्शन 6 दिमाग में डालो, 73 और 74। 73 है प्रोविजन, अगर आपने पैसा नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट किया, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और रीपेमेंट नहीं किया वो भी दे रखा होगा, दोनों को बस 73 और 74 याद रख लो। किसी कंपनी को लॉस हो रखा है वो डिविडेंड बांट सकती है, येस और नो दोनों में आंसर इसका है। आप बांट तो सकती है बट लास्ट 3 साल का एवरेज, इससे ज़्यादा नहीं बांट सकती। अगर एवरेज के बराबर है तो बांट सकती है, एवरेज से ज़्यादा है तो वो नहीं बांट सकती। यही लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। पूरी कहानी सिंपल सी कहानी है, बस सेक्शन याद रखो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द, ये सारी चीज़ें यहीं से हेल्प करेगी। आपकी लैंग्वेज इससे उठनी चाहिए पूरी। और आंसर लिखना है इन दिस केस, मैं तो इंस्टेंट नहीं लिखता था, इन दिस केस ये रहा, क्या आ रहा है इसका एवरेज, ये आ रहा। तो क्या देयर फॉर डिविडेंड बांट सकती है, हाँ बांट सकती है, क्योंकि उसका ही 15 आ रहा है एवरेज, हमारा भी 15 आ रहा है, 15% ही बांटना चाह रही है कंपनी, तो बांट सकती है, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो नहीं बांट सकती थी। बस यही लाइन लिखनी है, ध्यान रखो। सेक्शन पे ज़्यादा जोर देना भाई। सेक्शन क्या, 123 सब सेक्शन 6 किससे रिलेटेड,
डिफ़ॉल्ट अगर कर दिया रिपेमेंट में 73 और 74 का उल्लंघन किया आपने तो आप नहीं बांट सकते डिविडेंड। और कंपनी लॉस में 123 सबसेक्शन 3 कंपनीज एक्ट डिविडेंड बांट सकती है लॉस के केस में, यस या नो दोनों में आंसर है इसका। अगर 3 साल का प्रॉफिट 3 साल में जितनी बार उन्होंने डिविडेंड बांटा है, मतलब एनुअल प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो नहीं बांट सकती, अगर कम है और बराबर है तो बांट सकती है। अब ये क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कह रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सवाइजेड ये मीटिंग पूरी कहानी पढ़ लेना, वो कितने दिनों बाद बांट रही है 45 डेज। तो वो पहला कह रहा है, पहला पॉइंट क्या लिखवाना चाह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन बड़ा है, ये आया था आपका 7 नंबर के आसपास, 7 या 6 का। वेदर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर इज इन अ वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंस दैट, क्या वायलेशन करा है उन्होंने और उसके क्या परिणाम होंगे, एक बात कह रहा है आपसे। सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर एडजस्टेड टू द कंपनी अगेंस्ट सर्टेन ड्यूज। ये तो देखो कर सकती है, ये मैं तुम्हें वैसे ही आंसर बता देता हूँ, इसको तो पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी शेयर होल्डर पर कंपनी के पैसे हैं और वो डिविडेंड बांटते समय क्या आपसे ड्यूज़ काट सकती है, यस काट सकती है, वो कोई वॉल्यूशन नहीं है रूल का, लॉ का। हाँ, अगर उसने वॉल्यूशन किया कि उसे 30 दिन के अंदर जमा करना चाहिए, उसने नहीं किया, विदिन 7 डेट के अंदर उसे दूसरे अकाउंट में भेजना पड़ेगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डेज अगर डिविडेंड के लिए किया विदिन 7 डेज, उसके बाद वो बटना चालू हो जाना चाहिए, उसने नहीं किया तो करना पड़ेगा। ये सेक्शन आपके लिए मेन हो जाएंगे, पिछली क्लास में करा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पूरी कहानी लिखनी है, कहानी लिखने का तरीका और नहीं लिखा जाएगा तो मैं याद करवाऊँगा आपको, परेशान नहीं होना। सेक्शन याद रखो, देखो भाई 123 सब सेक्शन 6 73 इसके साथ 74 आ जाएगा तो अपने आप देगा हिंट। 123 सब सेक्शन 1 है, ये 123 सब सेक्शन 3 लॉस का केस। अच्छा 127 डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा। अब जैसे हम 123(1) पढ़ रहे हैं, इसका केस था कि क्या हम मोर देन 10% ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिजर्व में। देखो कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। कौन सा सेक्शन कहता है, 123 सेक्शन 1। कहेंगे भाई अब लिखेंगे कैसे, सेक्शन याद है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ये लाइन यहाँ तक तो चुपकानी है, उसके आगे ये क्वेश्चन हेल्प करता है आपकी, यही लिखने के लिए मज़ा आता है, ये हेल्प करेंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कशन किया है, इन्हें मैं लास्ट में आपको याद कराऊंगा, टेंशन मत लो, आपको याद कराऊंगा मैं। इनके निमोनिक बना रखे हैं, टेक्निक बना रखी हैं, रिवीजन क्लास जब लेके आएंगे, अभी तो इससे भी सुपरफास्ट रिवीजन आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना कमेंट करो। मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर ये है 9810476031, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।